नमस्कार। हमने अभी तक जो बात की है वो कम्युनिज्म को लेकर के जो की है वो 1 और 2 करके की है। बात मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा क्लियर कर दें मॉडर्न इंडिया में कम्युनिज्म किस तरीके से अपना आकार लेता है और किस तरीके से भारतीय समाज और राजनीति को प्रभावित करता है। मैं इसकी भी चर्चा करूँ और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि चर्चा करूँ। कुछ मित्रों ने मुझसे इस बात का आग्रह किया कि अब अमेरिका वर्सेस चाइना रूस के बीच में भारत का रोल क्या होना चाहिए अफगानिस्तान को लेकर के। एक देखिए बड़ी पुरानी कहावत है जिसका वर्बेटिम तो नहीं लेकिन लबोलुबाब ये है कि पीस हाउस एवर बैडली मेंटेन्ड इज फार बेटर देन एनी वार हाउस सो स्किलफुली फॉट। शांति कितनी भी खराब स्थिति में क्यों ना हो, उस युद्ध से जो बहुत अच्छे तरीके से लड़ा जा रहा है उससे बेहतर है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे हिंदुस्तान में है। आपको मालूम होना चाहिए कि महाभारत का युद्ध जब हुआ तो युग जो था वो द्वापर था, और युद्ध किस लिए लड़ा गया? धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो युद्ध लड़ा गया धर्म के लिए, लेकिन 3102 बिफोर क्राइस्ट 3102 बीसी जो महाभारत की युद्ध की तारीख है वही हिस्टोरिकली कलयुग के प्रारंभ होने की तारीख है। माने दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जो धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया, उसके बाद का भी परिणाम क्या निकला कि कलयुग स्टार्ट हो गया। द वर्स्ट एरा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो युद्ध आज तक दुनिया में ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ा गया है जिसने अगले युद्ध का बीज वपन न किया। तो अब जब फाइटिंग फोर्सेस एवरी बैटल इज फॉर टू एस्टेब्लिश पीस बट एवरी बैटल बिगेट्स द नेक्स्ट बैटल। हर युद्ध इसलिए लड़ा जाता है कि इस युद्ध के बाद शांति स्टेब्लिश करेगा, लेकिन होता क्या है, युद्ध अगली युद्ध की भूमिका लिख देता है, अगले युद्ध का बीज वपन कर देता है। तो इसका मतलब क्या है? युद्ध हम हिंदुस्तान की जो शांति है, कई लोग कहते हैं एक बार निपट लो, जब निपटे थे तो उसके बाद क्या निपटना बंद हो गया? तो इस बात को समझना होगा कि अब भारत का रोल जो है, माने जो हमारी अपनी फिलॉसफी है, और वो फिलॉसफी क्या है, वो देखिए एक मैनेजमेंट को लेके कहा जाता है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, बेस्ट मैनेजमेंट इज नो मैनेजमेंट। द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ वॉर इज नो प्रिपरेशन फॉर वॉर। माने युद्ध के लिए तैयार ही नहीं होना चाहिए। अब हम लौट करके बात करते हैं कि भारत में इस तरीके का जहर बोया कैसे गया। आप देखिए कि 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद अंग्रेजों के कान खड़े हो गए, वो चौकन्ना हो गए। उनको लग रहा था कि एक ही किताब के अलग अलग फॉलोअर जब मार काट करते हैं यूरोप में, माने अलग अलग प्रोटेस्टेंट अलग, प्रेस्बिटेरियन अलग, ऑर्थोडॉक्स अलग, लाखों लोगों को कत्लेआम किया। उनको लगता था हिंदुस्तान में तो अलग अलग मजहब ही हैं, एक होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जब 1857 में एक हुए तो पहले उन्होंने मुसलमानों से दूरी बनाई। उनको लगा कि चूंकि मुसलमानों का शासन था इसलिए 1857 जो है ये कॉन्स्पिरेसी है अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, तो इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम द मुस्लिम्स, और हिंदुओं को एक करने की कोशिश किया, और उसका परिणाम ये निकला 1885 में जो है वो कांग्रेस की स्थापना कराई गई। लेकिन धीरे धीरे अब आप देखते हैं 1885 में स्थापना हुई, दूसरा जो बॉम्बे में सेशन हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, वहाँ पर टी पार्टी दी गई। लेकिन जैसे ही तीसरा सेशन मद्रास में हुआ और कांग्रेसियों को लगा शायद वाकई में अंग्रेज जो है हमारे बीच में डेमोक्रेसी इनलाइटनमेंट लाना चाहते हैं, तो उन्होंने 20,000 के आसपास कॉपियाँ जो है नॉर्थ इंडिया में बंटवा दिया। वो लोग नाराज़ हो गए। इसके बाद हालत ये आ गई, जब चौथा सेशन हुआ तो उन्होंने लगभग उसको बंद कर दिया और कांग्रेस को मजबूरी में अपना एक एडवर्टीजमेंट का दफ्तर इंग्लैंड में जाकर के खोलना पड़ा। तो
कांग्रेस की स्थापना इसलिए नहीं हुई थी कि हिंदुस्तानियों के बीच में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एस्टेब्लिश किया जाए, इसलिए की गई थी कि हिंदुस्तान में जो सेल्फ स्पॉन्टेनियस नेशनलिज्म की फीलिंग अवेकनिंग जग रही थी, उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, उसको कैसे चेक किया जाए। लेकिन एक बड़ा मिडिल क्लास पैदा हो चुका था। तो अब इसके बाद उन्होंने बंगाल के, मैं जल्दी से बताऊंगा जिससे कि आप ग्रैस्प कर पाए, तो बंगाल में नेशनल मूवमेंट बड़ी तेज़ी से चल रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना करें कि बंगालियों को आपस में विभाजित कर दें रिलीजन के आधार। निश्चित तौर पर बंगाल एक बड़ा मुल्क था। आज का पूरा बांग्लादेश, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब मिलकर के उस समय का बंगाल बना हुआ था। 1/4 पॉपुलेशन थी। दुनिया का कोई भी मुल्क शायद ही हो जिसकी पॉपुलेशन चाइना के अलावा बंगाल से बड़ी हो। तो ये तो ठीक है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से किया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच का बंटवारा कर दिया। हमारी मांग ये थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर कर दिया जाए, बंगाली स्पीकिंग को एक साथ रख दिया जाए, उड़िया स्पीकिंग को एक साथ रख दिया जाए और हिंदी स्पीकिंग को एक साथ रख दिया जाए। लेकिन उनको तो हमें तोड़ना था। बंगाल डिवाइडेड, बंगाल यूनाइटेड इज ए फोर्स डिवाइडेड एंड फॉल इनटू मेनी पीसेस। उनका ये मानना था कि बंगाल एक है तो वो बड़ी ताकतवर चीज़ है, और जो उसका डिवीज़न करेंगे तो बंगाल जब पार्टीशन हुआ तो 1857 के बाद फिर से हिंदू मुसलमान एक है, वो बट नहीं पाया है, ये दिखाई पड़ गया। तो जैसे होता नहीं कि आपकी ताकत किसी को मालूम चल जाए तो फिर क्या करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है। तो उन्होंने सोचा नहीं भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को अलग किया सूरत से समय, और उन्होंने वो जिसको बिपिन चंद्रा ने कहा है ना, ग्रेप्स एंड स्टिक की पॉलिसी, कि अंगूर लटका दिया कि लो 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 लो, और जब पास में आए तो उनको रिवार्ड कर दिया और फिर डंडा मार दिया। तो एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। तिलक हैं आपके, लाल बालपाल जो आपने बाल गंगाधर तिलक और इनको पढ़ा है, तो उनको अलग कर दिया गया। इससे भी उनका मन जब नहीं भरा तो जैसे कांग्रेस की स्थापना की थी वैसे उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना किया। मुस्लिम लीग की स्थापना ये किया गया कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव बनाई गई। जैसे आजकल भी होता है ना, टीवी पर कुछ लोग आते हैं वो ऐसे बोलते हैं जैसे वो पूरे हिंदू समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मुसलमान लोग ऐसे बोलते हैं जैसे मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ये जान लीजिए जितने लोग भी फ्रंट पर आकर के बोलते हैं वो 1% भी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सेल्फ इम्पोज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, लफंगे हैं, उनका कोई भी बेसिस नहीं है। और इसीलिए आकर के टीवी पर चिल्लाते रहते हैं। यदि उनके पास फॉलोइंग हो तो वो कर करके दिखाएंगे, वो चिल्लाएंगे थोड़े। तो उसी तरीके से मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के 1% भी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग बना लिया। और फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में क्या किया गया, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहा जाता है, उसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट दिया। जो इलेक्टोरेट था उसको 3 भागों में बांट दिया गया, स्पेशल, जनरल और कम्युनल। और इस बार केवल मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। ये बड़ा खतरनाक था, इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहा जाता है। और सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 में बना उसी को द सीड सोइंग एक्ट फॉर मेकिंग ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। अब ये अंग्रेजों ने चाल चल दी और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को अलग करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल का विभाजन किया था उसे कैंसिल कर दिया। मैसेज दे दिया कि यदि आप हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारी हर मांग मान लेंगे। और दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट ले लिया, लेकिन बंगाल को अपनी हैसियत से उतार दिया, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लेकर के चले आए। अब देखिए आगे का जो गेम होता है, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट किसके किसके बीच में? तो 2 पैक्ट होते हैं एक साथ। एक में बड़ा रोल एनी बेसेंट ने प्ले किया था और दूसरा बड़ा रोल जो है वो तिलक ने प्ले किया था। और ये संभव इसलिए हो पाया कि जो वेटरन मॉडरेट्स थे वो अब इस संसार को छोड़ करके जा चुके थे, दादा भाई नौरोजी, गोखले। तो लखनऊ पैक्ट में जो एक बड़ी खतरनाक चीज़ घटी वो ये घटी, ना केवल एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक साथ आए बल्कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ आ गई। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को एक साथ लाने का काम किया
एनी बेसेंट ने और मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ लाने का काम किया तिलक ने। कांग्रेस ने यहाँ एक गलती कर दी कि सेपरेट, चूंकि वर्ल्ड वार चल रहा था, कांग्रेसियों को था कि इस समय हम किसी तरीके से भारत में एक यूनिफाइड फोर्स बने तो हो सकता है कि अंग्रेज़ों से हमें भारी मात्रा में कंसेशंस मिल जाए और हम उनकी सरकार में भारी मात्रा में एंट्री लेकर के भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को इंडियनाइज कर सकें। तो इसलिए, लेकिन एक हिस्टोरिकल गलती कर दिया उन्होंने, और वो सैद्धांतिक भूल भी साबित हुई कि उन्होंने मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया और बदले में मुस्लिम लीग से कहा गया कि आप जो हैं वो डोमिनियन स्टेटस और माने स्वराज की स्थापना को मान लीजिए। ये एक गलती थी, बड़ी भारी गलती थी। क्यों? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट को जब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, पृथक निर्वाचक मंडल को, तो अब कांग्रेस के पास ये स्कोप नहीं बचा और कि वो ये कह सके कि ये गलत सिद्धांत है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो हुआ था, उसको ध्यान रखिए, वो रिजर्वेशन से अलग है। सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन में क्या होता है? रिजर्वेशन में वोटर ज्वाइंट होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई कम्युनल रिजर्वेशन तो है नहीं, SC और ST के लिए रिजर्वेशन है। जैसे बगल की मोहनलालगंज सीट रिजर्व है, तो इसमें जो सीट है वो रिजर्व है, उसमें दलित ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन वोट सब डालेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा, मुसलमान ही वोट डालेगा। तो इसमें क्या होता है? कम्युनल फ्लेयर बड़ी तेजी से बढ़ता है। दूसरा, ये सैद्धांतिक रूप से गलत है कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव अपना चुन करके भेजते हैं वो सांसारिक दुख दर्दों के लिए भेजते हैं, आध्यात्मिक या धार्मिक दुख दर्दों के लिए नहीं भेजते हैं। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि द मंडेन, द पॉलिटिकल इश्यूज आर टू बी डिसाइडेड अलॉन्ग द रिलीजियस इश्यूज। माने दोज हु आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन दे हैव द डिफरेंट वर्ल्डली प्रॉब्लम्स आल्सो। ये गलत सिद्धांत है। तो कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया मुस्लिम लीग का कोऑपरेशन पाने के लिए। लेकिन इससे क्या हुआ कि भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने जब इस गलत सिद्धांत को स्वीकार कर लिया तो अंग्रेजों के बनाए हुए इस षड्यंत्र में हमारी भारतीय जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो फंस गई। क्यों? क्योंकि आगे जब कांग्रेस इसका विरोध करेगा तो सरकार बोल रही है कि जब तुम्हारे साथ मुस्लिम लीग है तो सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़िया है, और जब तुम्हारे साथ मुस्लिम लीग नहीं है तो सेपरेट इलेक्टोरेट खराब है। इसका मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको लेकर के आपको समस्या नहीं, समस्या आपको मुस्लिम लीग को लेकर के। खैर, इस चीज़ को उसी समय गांधी भारतवर्ष में आए थे, अपने पॉलिटिकल गुरु गोखले के कारण वो सीधे राजनीति में, जब यहाँ पर लखनऊ पैक्ट हुआ उस समय गांधी अपने पॉलिटिकल गुरु गोखले के एडवाइस पर भारत का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने कहा था 1 साल आप पूरे भारत की राजनीति को, समाज को समझ लीजिए, फिर आप राजनीति में आइएगा। तो फिर गांधी जी जब बाद में आते हैं तो उन्होंने कहा कि जो लखनऊ पैक्ट है वो हिंदू मुसलमानों के बीच में वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तहत किया गया है, दैट इज नॉट मीटिंग ऑफ हार्ट्स। बाद में वर्ल्ड वार के बाद अब देखिए अगला कदम आया, जो गांधी जी की सदाशयता के कारण ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमानों को मिलाने का बड़ा प्रयास है, लेकिन उसी का ये दुष्परिणाम निकला कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेशनलिज्म के जाल में फंसा दिया गया। वो हुआ क्या था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, जिसको मैं कल परसों के वीडियोस में भी मैंने इसको डाला है, तो मैंने उसी को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि हुआ ये कि टर्की जो था वो एक्सिस पावर के साथ था, जर्मनी और इनके साथ था, और जो अलायंसेस थे फ्रांस, इंग्लैंड और ये विक्टोरियस हुए थे। तो टर्की ने सरेंडर किया, तो इन लोगों ने कहा कि टर्की का हम प्रशासन बदल देंगे, वहाँ के खलीफा को हटा करके वहाँ हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। तो गांधी जी ने कहा था अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुसलमान इन द नेम ऑफ द खलीफा ऑफ तुर्की विच इज अराइव्ड हियर। जो हिंदू माने खलीफा के, तुर्की के खलीफा के नाम पर हिंदू मुसलमानों के एक करने का जो अवसर मिला है वो अगले 100 साल तक नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि खलीफा के नाम पर अब हमको खिलाफत आंदोलन चला देना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिनको बहुत बड़ा हिंदुस्तान का कम्युनल लीडर और सब कुछ कहा जाता है, आगे चल करके जब ज़बरदस्ती कांग्रेस को इसमें शामिल कर लिया गया तो जिन्ना जैसे लोग इसी बात पर अलग हो गए। उन्होंने कहा कि ये कोई बात होती है जब कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, और ये देखना कि माइनॉरिटिज्म को सेकुलरिज्म कहना इसी समय से चालू होता है। कैसे चालू होता है
कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उसमें 2-3 बातें कही गई थी। एक तो रीजनलिज्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, दूसरा नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाएगा। इसलिए सेशन जो होंगे एक बार बॉम्बे में होगा, एक बार नॉर्थ में होगा तो दूसरा साउथ में होगा, एक बार ईस्ट में होगा तो दूसरा बार वेस्ट में होगा। पहला कलकत्ता में हुआ, दूसरा पहला बॉम्बे में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ, तो चौथा जो है वो इलाहाबाद में हुआ। माने पहला वेस्ट में तो दूसरा ईस्ट में, तीसरा नॉर्थ साउथ में, तो चौथा जो है होगा। और जहाँ सेशन होगा वहाँ का आदमी अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो पहली बार जब बॉम्बे में हुआ तो बंगाल का आदमी जाकर के अध्यक्ष बनता है WC बनर्जी, और जब दूसरा कलकत्ता में हुआ तो फिर बॉम्बे से जाकर के आदमी दादा भाई नौरोजी वहाँ के अध्यक्ष बनते हैं। और जब बॉम्बे वहाँ होता है मद्रास में तो नॉर्थ से तैयब जी जाकर के उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। और जब इलाहाबाद में होता है तो किसी के बीच में समझौता, क्योंकि अंग्रेज तब तक बड़े बौखला गए थे, तो इंग्लैंड से बुला करके अध्यक्ष बनाया गया। तो जैसे कांग्रेस बनी इस बात का चिंता की गई थी कि कांग्रेस में सोशल इश्यूज को नहीं उठाया जाएगा, कांग्रेस में रीजनल इश्यूज को नहीं उठाया जाएगा, रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में रिलीजन को प्रमोट नहीं किया, माने रीजनलिज्म और रिलीजन। तो अब ये सवाल उठता है कि रिलीजन की बात नहीं उठाई जाएगी, लेकिन खलीफा जो धार्मिक गुरु है मुसलमानों का, उसके पक्ष में कांग्रेस का आंदोलन चला दोगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला दोगे। बड़ी मुश्किल से गांधी सबको तैयार कर पा ले, लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस इस बात के लिए तैयार हो गई। तो अब इस सवाल उठता है कि कांग्रेस अपने मंच से धार्मिक मुद्दा नहीं उठाएगी, लेकिन खलीफा का मुद्दा उठा सकती है। तो जो आगे चल करके बाउंडर मंचा है कि आप मुसलमानों की बात करिए, क्रिश्चियंस की बात करिए, तो आप सेकुलर बात कर रहे हो, लेकिन यदि आप राम और कृष्ण की बात करते हो तो आप कम्युनल बात कर रहे हो। माइनॉरिटिज्म को हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म कहने का सूत्रपात उसी समय से स्टार्ट होता है। इसीलिए IAS मेंस में 2-3 बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि गांधी कंप्रोमाइज हिज सेकुलर इमेज बाय लॉन्चिंग बाय खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि सेकुलर इमेज का। दूसरी बात यह है, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल दूरंदेशी राष्ट्रवाद। क्यों? खलीफा तुर्की में है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को कह रहे हो खलीफा के लिए आंदोलन चलो, माने आप राष्ट्र के लिए नहीं, मजहब के आधार पर अपनी राष्ट्रीयता, अपनी प्राथमिकता का निर्धारण करो। तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तानी कम और मुसलमान ज़्यादा मानने, जिसकी वजह से आज पूरा वातावरण कलुषित हो रहा है, ये किसी मुसलमान ने नहीं किया। जिन्ना ने तो इसी समय कांग्रेस छोड़ दी थी। ये कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिसी है। और कांग्रेस ना कहा जाए, कांग्रेस एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, माने भारतीय पॉलिटिकल पार्टी का जो मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स थी उसमें यह था कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ये सिद्धांत गलत बनते हैं तब भी कोई बात नहीं, सिद्धांत झड़ जाने दीजिए लेकिन मुसलमानों को प्रसन्न कर लीजिए। ये जो बात चली थी, इसी का दुष्परिणाम निकला कि अल्टीमेटली पाकिस्तान बना। और फिर बचा खुचा जो था वो आगे की पॉलिटिक्स में, चूंकि जो बड़े लीडर्स थे, जो मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते थे, जो कांग्रेस के झंडा बरदार थे। मुस्लिम लीग की समस्या क्या थी कि मुस्लिम लीग में सब जमींदार थे, मुसलमानों के पास जो लीडरशिप थी वो जमींदारों की लीडरशिप थी, उनके पास मास सपोर्ट नहीं था। इसके बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान अंग्रेजों के षड्यंत्र में नहीं फंसता है, कांग्रेस के खिलाफत मूवमेंट का वो बड़ा भारी हिस्सा नहीं बनता। बाद में तुर्की में इलेक्शन कराया गया, कमाल पाशा के नेतृत्व में वहाँ का चुनाव हुआ, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी नहीं पूछा कि वहाँ हुआ क्या। आप देखिए 1935 का जब एक्ट आया और जिसके तहत चुनाव कराए गए, 1937 1 अप्रैल 1937 में जो 1935 का एक्ट लागू हुआ, उसमें हिंदुस्तान में सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत जितनी भी मुस्लिम सीट पर चुनाव लड़े गए, मुस्लिम लीग एक भी मुसलमान को नहीं जिता पाई, सारे कांग्रेस के जीते थे। मुसलमान जीते, सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत मुसलमान की जगह पर मुसलमान ही खड़ा हो पाएगा, दूसरा खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन जो कांग्रेस ने लड़ाई वो पूरे के पूरे जीते, मुस्लिम लीग नहीं जीती। इसका मतलब है कि 1937 तक हिंदुस्तान का मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ नहीं था, सेपरेट इलेक्टोरेट का पक्षधर नहीं था, वरना सारी सीटें कैसे हार जाते। उसके बाद से जब कांग्रेस की सरकार बन गई, तो जब सत्ता में आप आ जाते हो तो फिर आपके खिलाफ माहौल बनाना आसान हो जाता है। कांग्रेस को समझदारी दिखानी चाहिए थी, मुस्लिम लीग सीटें हार गई थी, इसके बावजूद भी सत्ता में उसको भागीदारी देनी चाहिए थी, जो नेहरू नहीं कर पाए, जो कांग्रेस नहीं कर पाई। ऐसे ही समय में जिन्ना ने माहौल बनाया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझा सके
मुसलमानों को वस्तुतः वो नहीं समझा पाए। कुछ माने पाकिस्तान तो वहाँ बना है जहाँ का मुसलमान पाकिस्तान चाहता नहीं था। उन मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया जो पाकिस्तान नहीं जा, बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत जा पाए होंगे या वो नहीं जा पाए, और उनके ऊपर पाकिस्तान थोप दिया गया जो पाकिस्तान अपने लिए चाहते नहीं थे। तो ये एक बड़ा पाकिस्तान बन गया, लेकिन कैसा राष्ट्र बन गया? वो राष्ट्र नहीं है, केवल राज्य है। इसीलिए उसमें इतनी सारी बौखलाहट है। तो मैंने एक शॉर्ट में समरी में बताने की कोशिश किया है कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों में यदि थोड़ा बहुत भी सांप्रदायिक उन्माद देखते हो तो उसके पीछे का कारण 650 वर्षों तक का मुसलमान शासन नहीं है। उसका कारण है हिंदुस्तान में अंग्रेजों के समय सत्ता और उनके हाथ की बनी हुई कठपुतली के कारण जो माहौल पैदा किया गया, उसके कारण हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे के विरोधी बने। तो मैं ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अब हमें समझदारी से सोचना होगा कि हम क्या वैसे ही थे जैसा बताया जा रहा। दूसरी बात जो कही जाती है, हजारों सालों की गुलामी, हजारों सालों की गुलामी। हम किसके गुलाम रहे? अंग्रेजों के समय हम गुलाम थे, लेकिन उसके पहले हम गुलाम नहीं थे। अंग्रेजी सत्ता का राष्ट्र इंग्लैंड था, राज्य भारत में था, इसीलिए ब्रिटिश राज कहा जाता है। लेकिन अकबर का राज और राष्ट्र भारत में था। इसके लिए हम आपको बता दें कि क्या गलत सिद्धांत आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिखाया कि जब खिलाफत तुर्की के सुल्तान ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया और खिलाफत अपने कब्जे में कर ली, तो तुर्की का सुल्तान खलीफा बन गया और उसका टाइटल है शाह। इसके विरोध में बाबर ने अपने को खलीफा के थ्योरेटिकल टिटलेज से अलग करने के लिए उसने अपने को कहा पादशाह। पाद और शाह पर्यटन, जिसको कि हम बादशाह कहते थे। तो मुगलों के समय से हिंदुस्तान का जो बादशाह था वो सुल्तान भी था और खलीफा भी था। वो खुतबा अपने नाम से पढ़ता था। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों का खलीफा हिंदुस्तान का बादशाह था, तुर्की का शाह नहीं था। ये हमने जबरिया जो है वो तुर्की के खलजी के खलीफा के साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ा। ये प्रयास किया कांग्रेस ने, जिसमें सफल नहीं हो सका। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हिंदुस्तान का दूसरी बात ये कि लोगों को लगता होगा खिलाफत या खलीफा मुसलमानों का कोई मजहबी उन्माद है। ध्यान रखना, खलीफा को मानना, खलीफा को ना मानना, ये इस्लाम का कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। खलीफा को मानना कोई इस्लाम के फ़र्ज में नहीं आता है। जिस तरीके से गैर मुसलमान लोग ये सोचते हैं कि खलीफा के नाम पर मुसलमान जान दे देगा। क्यों जान दे देगा? खलीफा से क्या मतलब? खलीफा एक पॉलिटिकल पोस्ट है, रिलीजियस पोस्ट नहीं है। इस्लाम में रिलीजन केवल 3 ही जगह बसता है, एक कुरान में, दूसरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल में, तीसरा अल्लाह में। और इनके नाम पर हमारे पास माने मुसलमानों के पास 5 फ़र्ज हैं। वो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि रसूल अकेला मोहम्मद है और अल्लाह अकेला अल्लाह है। दूसरा नमाज रखता है, तीसरा रोज़ा रखता है, चौथा ज़कात करता है, 5वां हज जाता है। ये 5 फ़र्ज हैं जिनके कारण मुसलमान होता है। ये फ़र्ज है। मुसलमान होने के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं, पिथ एंड सब्सटेंस नहीं। पिथ एंड सब्सटेंस है रसूल को मानना, कुरान को मानना और अल्लाह को मानना। खलीफा को मानना ना मानना ये बिल्कुल। और इसमें इस बात तो ऐसा लगता है जैसे खलीफा को मानना या खलीफा को ना मानना, खलीफा को हम मानेंगे मुसलमान खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा? अल खलीफा की उपाधि बगदादी ने लिया तो ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे हिंदुस्तान का मुसलमान खलीफा के साथ चला जाएगा। तो इस बात को आप समझें कि आप अपनी बनाई हुई कट्टरपंथी सोच को मुसलमानों की सोच में ना उड़े लें। और साथ ही साथ ये भी आग्रह और प्रार्थना मेरा है कि आप अपने बनाए हुए सेकुलर इमेज को माने जो भी आप इमेज है वो बाकी मेजॉरिटी पर भी थोपने का प्रयास ना करें। मैंने पहले बताया कि युद्ध जो है वो किसी भी युद्ध की भूमिका होता है, युद्ध का समापन नहीं होता। आज तक कोई दुनिया में युद्ध ऐसा नहीं लड़ा गया जिसके बाद युद्ध ना लड़े गए। फिर हमने कल आपको एक बताया था सल्यूशन, भारत का सल्यूशन क्या है। दुनिया में 2 बड़े ही बोल्ड लोग हुए हैं, एक विवेकानंद, एक गांधी।
विवेकानंद ये साहस करता है कि अमेरिका में जाकर के कहता है कि तो तुम्हारी समृद्धि है, वो समृद्धि इसलिए तुम्हारे पास आई है कि तुमने करोड़ों करोड़ एशियाटिक लोगों के गर्दन पर पैर रख करके और उनका शोषण करके तुमने अपनी समृद्धि पाई है। और दूसरा, गांधी हिंदुस्तान में बड़ी विनम्रता से बोलते हैं, लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो बारिन प्रॉस्टिट्यूट है, वो बांझ वैश्य है। जब इन्होंने ये हिंद स्वराज में लिखा था 9 में, तो गोखले ने कहा था कि गांधी जब मैच्योर होंगे तो अपना सेंटेंस बदल लेंगे। गांधी लंदन में जाकर के ये कहते हैं कि लोगों ने कहा था मैं बदलूंगा, लेकिन मैं बदला नहीं हूं, और मेरा जो मैंने कथन दिया था उसके प्रति आज मेरा विश्वास ज़्यादा बढ़ गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो बारिन प्रॉस्टिट्यूट है, वो जो है बांझ वैश्या है, ये नॉन प्रोडक्टिव है और बदचलन है। पार्लियामेंट के लिए कहा था गांधी ने। कहा था? इंग्लैंड में कहा था कि जो मैंने 9 में कहा था उसके प्रति मैं आज भी, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट को बताने के लिए मेरे पास बेहतर शब्द नहीं है, ये शब्द खराब है, लेकिन उसके चरित्र को बचाने के लिए इसके बेहतर शब्द नहीं हो सकते। इसीलिए जब गांधी वापस लौटे तो उन्होंने कहा मैं खाली हाथ आया हूँ, लेकिन मैंने अपने देश की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दिया। ये 2 इतने बहादुर लोग थे जो इंग्लैंड में जाकर के, अमेरिका में जाकर के, और उन्होंने, गांधी ने जो वेस्टर्न कल्चर है उसको उसको जो है चुड़ैल संस्कृति कहा था कि इसने हमारे देश को बर्बाद कर रखा है। तो यदि गांधी का 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलीडे मनाते हो तो ध्यान रखना कि गांधी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर के, गांधी ने वेस्टर्न कल्चर को लेकर के जो कहा है, यदि आप वाकई में उनके प्रति श्रद्धालु हैं तो आप उनके विचारों की इज्जत करिए, तो आप अपने देश को भी बचा लोगे और गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी हो जाएगी। अब जो मैंने परसों विवेकानंद को कोट किया था कि फॉर माई मदरलैंड द ग्रेट सिस्टम्स ऑफ इस्लाम एंड बुद्धिज्म, और जिसमें कहा था द वेदांत हिंदुइज्म, द वेदांत ब्रेन एंड द इस्लाम बॉडी इज द ओनली होप। इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है कि देखिए, वेदांत जो है मनुष्य के मस्तिष्क की ऊंचाइयों का चरम है, अनंत है। वेदांत के कारण मस्तिष्क की किसी भी उपलब्धि को, किसी भी ऊंचाई को, किसी भी यात्रा को रोका नहीं जाता है। ये उनका कहने का अर्थ है। माने बिलीवर नहीं होना है, इनोवेटर होना है, हमको खोजी बनना है। और उन्होंने कहा था इस्लाम बॉडी। इस्लाम बॉडी का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर, आउटफिट, इस्लाम के जीने के तरीके को, कर्मकांड नहीं, रिचुअल्स नहीं। इस्लाम धरती का सबसे सादा मजहब है। जो लोग हिंदू पैदा होते हैं और 10, 20, 50 साल की जिंदगी पाते हैं, वो भी पूरे कर्मकांड नहीं सीख पाते। इतना कर्मकांडों से आच्छादित है। माने मैं अपने घर का बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा संस्कृत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं। इसके बावजूद भी जब कभी दिवाली में, होली में, पूजा पाठ में इकट्ठा होते, अम्मा पापा साथ साथ बैठते थे, तो अक्सर जो है अम्मा पापा को डांटती थी, तुमको ये भी नहीं मालूम कि ये पानी ऐसे छिड़का जाता है, दीपक ऐसे जलाया जाता है, फूल ऐसे रखे जाते हैं। तो पापा कहते हैं अरे भाई हमको ये नहीं मालूम, हम तो भाई पूजा करना जानते हैं। मुसलमान बनने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो बॉडी आपकी इतने अलर्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत बड़े फिलासफर हैं, चल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, फिलासफी बहुत हमारे अंदर भरी हुई है। ना ना ना, डिवाइड ऑफ रिचुअल्स, कर्म कांडों से विहीन, सीधा सादा समर्पण ईश्वर के प्रति, और मस्तिष्क विचार उसके कहीं भी बाधित ना हो, बिलीवर ना हो। बिलीवर होना जो है मस्तिष्क के विकास को रोक देता है। बिलीवर क्या होता है? हम कहें कि आप विश्वास करो कि सूरज चमक रहा है। अरे इसमें विश्वास करने की क्या बात है? ये चमक रहा है तो दिख जाएगा, विश्वास करने की क्या बात है? तो उन्होंने जो बात कही कि हिंदुस्तान के कर्मकांड, माने हिंदुओं के कर्मकांड के कारण तमाम सारी सामाजिक बुराइयां हैं, पिछड़ापन है, ऑब्स्क्यूरेंटिज्म है, और इससे हम मुक्त हो जाएं, और जो इस्लाम में बिलीवर होने के नाते मस्तिष्क की गति रोक दी जाती है वो ना रोकी जाए, तो हम इनोवेटर भी बनेंगे, और साथ ही साथ हमारे पास पौरुष, हमारे पास अलर्टनेस, हमारे पास जागरूकता
नहाने के बाद ही पूजा करने का क्या मतलब है कि परमात्मा बगैर नहाए हुए लोगों को कम मोहब्बत करता है? या मंदिर में जाकर के ही भगवान यदि मिलता है तो बाथरूम में आपकी रक्षा कौन करता है? जब आप सोते हुए हो, ना मंदिर में हो ना कहीं पर हो, तो उस समय परमात्मा नहीं है क्या? तो यदि आपको लगता है कि परमात्मा है तो हर जगह परमात्मा है। ये किसी खास समय किसी खास अवसर पर नहाने के बाद ही नहीं प्रकट हो जाता है। नहाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, साफ सुथरा रहना हमारे लिए अच्छा, परमात्मा के लिए नहीं है। अम्मा तो उस बच्चे को भी बहुत दुलार करती है जो बच्चा हर 10 मिनट में पॉटी कर देता है, तो उसको साफ सुथरा कर देती है, दुलार करती है, थोड़े कहती है बच्चा पॉटी में है तो मेरा बच्चा नहीं। तो जो लोग परमात्मा के होने पर विश्वास कम करते हैं वही इस तरीके का ज़्यादा करते हैं। तो जो विवेकानंद जी ने कहा था कि वेदांत ब्रेन एंड द इस्लाम बॉडी इज द ओनली होप, तो माने हमारे अंदर पौरुष, सजगता, समर्पण जो होना चाहिए, वो शरीर से जो अलर्टनेस होनी चाहिए वो एक मुसलमान की होनी चाहिए, और मस्तिष्क का जो फियरलेस होना चाहिए। आउट ऑफ फियर इफ यू लव गॉड यू डोंट लव गॉड। यदि आप आउट ऑफ फियर यू वर्शिप यू डोंट बिलीव इन गॉड। डर के कारण यदि आप ईश्वर की प्रार्थना करते हो तो वस्तुतः आप ईश्वर के अस्तित्व को उसके पूरे वैभव के साथ आप स्वीकार नहीं करते हो, आप मानवीय रिश्तों के आधार पर ईश्वर के साथ रिश्ते बनाते हो। तो ये कहने का अर्थ है विवेकानंद जी का। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो भी तथाकथित सांप्रदायिक समस्याएं हैं वो वस्तुतः मजहब के कारण नहीं है। अभी भी सड़क पर जो अच्छे लोग आपको मिलते हैं वो इसलिए अच्छे हैं कि वो अच्छे मुसलमान हैं, या अच्छे बौद्ध हैं, या अच्छे जैन हैं, या अच्छे सनातनी हैं, इसलिए नहीं है कि किसी अच्छे कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस शिक्षा को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए मना किया गया है, अभी भी समाज की शुचिता, पवित्रता, मोहब्बत जो कुछ बरकरार है वो सब उन किताबों के कारण बरकरार है जिन किताबों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए मना किया गया है। तो हमें एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि भारत की रीस्ट्रक्चरिंग जब करनी है तो ये थोड़े मोड़े जो बदलाव होते हैं इनके कारण संभव नहीं है। एक बड़ा चैलेंज हमारे तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है कि हम इस दौर में किस तरीके से अपनी बुद्धि और अपने विवेक और अपने दिल की आवाज़ पर भरोसा करते हुए एक ऐसा भारत का निर्माण, एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाते हैं कि जो निश्चित तौर पर इस मानवता, इस ट्रांजिशन के दौर में विश्व गुरु बनेगा। और किस तरीके से हम एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। पाकिस्तान बनने का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था कि मेकिंग ऑफ पाकिस्तान इज अनडूइंग ऑफ नॉट ओनली ऑफ इंडिया एज ए नेशन बट आल्सो द अनडूइंग ऑफ द इस्लाम। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बन जाने के बाद अब हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान संसार का रोल मॉडल नहीं बन पाया है। यदि हिंदुस्तान का मुसलमान रोल मॉडल बनता तो जो आज पूरे संसार में इस्लाम के नाम पर उन्माद है शायद वो कम होता। तो पाकिस्तान बनने का एक बड़ा नुकसान ये हुआ है। यदि हम हिंदुस्तान के बचे हुए हिंदुस्तान में इस्लाम को और मुसलमानों को एक रोल मॉडल के रूप में तैयार करें तभी इन समस्याओं से निजात हो सकता है। आपस में लड़ करके हम ऐसी समस्याओं को और बढ़ाएंगे, उनको घटाएंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच।